नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आपका न्यू कैरियर एकेडमी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में अभिषेक सुंदरा फिर से स्वागत करता हूं। जिस प्रकार से हमने पिछली 20वीं प्रश्नोत्तरी में बात की थी, उसी प्रकार आज जो हम लेके आए हैं राजस्थान के इतिहास की प्रश्नोत्तरी लेके आए हैं। और प्रश्नोत्तरी 21 में देखिएगा इसका क्या कहता है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सिंधु सरस्वती का सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र कहा जाता है। फिर से देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे सिंधु सरस्वती सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र कहा जाता है। इसका पहला ऑप्शन है कालीबंगा को कहते हैं, गिलुंड, बागोर या रंगमेल को कहते हैं। देखिएगा, सिंधु सरस्वती सभ्यता, सिंधु सभ्यता आपने नाम सुना होगा। और सरस्वती एक नदी थी, यही सरस्वती जिसे आज हम गग्गर नदी कहते हैं, ये प्राचीन सरस्वती के नाम से जानी जाती थी। और इसी गग्गर नदी के किनारे एक सभ्यता विकसित हुई जिसका नाम है कालीबंगा सभ्यता। ये कालीबंगा जो सभ्यता है, इसे ही सिंधु सरस्वती सभ्यता का महत्वपूर्ण केंद्र कहा जाता है। मित्रों, एक चीज और याद रखिएगा कि कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी भी कहा जाता है। याद रखिएगा, भी कहा जाता है। देखिएगा, सिंधु सरस्वती सभ्यता का महत्वपूर्ण केंद्र तो था ही कालीबंगा, लेकिन कालीबंगा को ही सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी भी कहा जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कालीबंगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिएगा, दूसरा प्रश्न, मत्स्य जनपद का सर्वप्रथम उल्लेख किस में मिलता है। मत्स्य जनपद का सर्वप्रथम उल्लेख किस में मिलता है। देखिएगा, क्या ऋग्वेद में मिलता है, यजुर्वेद में मिलता है, सामवेद में मिलता है या फिर अथर्ववेद में मिलता है। मित्रों, याद रखिएगा, जिस प्रकार से भारत के अंदर 16 महाजनपद थे, 16 महाजनपद थे, उनमें से एक मत्स्य जनपद भी था। मत्स्य जनपद और मत्स्य जनपद की राजधानी हुआ करती थी विराटनगर, जिसे आज हम बेराट कहते हैं, जिसका उल्लेख सर्वप्रथम हमें ऋग्वेद से मिलता है। याद रखिएगा कि मत्स्य जनपद का सर्वप्रथम उल्लेख कहां से मिलता है, तो हमें इसका उल्लेख जो है ऋग्वेद से मिलता है। इसका राइट आंसर होगा ऋग्वेद। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देखिएगा, तीसरा प्रश्न, मानमोरी शिलालेख राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है। देखिएगा, यहां पर शिलालेख पूछा गया है कि मानमोरी का शिलालेख किस स्थान से या किस क्षेत्र से संबंधित है। क्या मंडोर से है, माउंट आबू से है, चित्तौड़गढ़ से है या फिर पाली से है। तो देखिएगा, मानमोरी का शिलालेख गुहिल वंश की जानकारी देता है। गुहिल वंश की जानकारी देता है और गुहिल वंश जो है वो हमारा चित्तौड़गढ़ से संबंध रखता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा चित्तौड़गढ़। ये वही मानमोरी का शिलालेख है जिसे कर्नल जेम्स टोड ने समुद्र में फेंका था। मित्रों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, चौथा प्रश्न, मेवाड़ के किस महाराणा ने मुगलों से सर्वप्रथम संधि की थी। बहुत ही शानदार प्रश्न, कई बार ये एग्जाम में पूछा भी गया है कि मुगलों से सर्वप्रथम संधि करने वाले मेवाड़ के शासक कौन थे। क्या अमर सिंह थे, महाराणा प्रताप थे, जगत सिंह थे या फिर राज सिंह थे। देखिएगा, अगर पूछा जाए कि मुगलों से सर्वप्रथम संधि, तो वो की थी आपके भारमल ने, जो कि जयपुर के शासक थे 1562। ठीक है, लेकिन यहां पर पूछा गया है मेवाड़।
राजस्थान पूछा जाए, मुगलों से सर्वप्रथम संधि करने वाले शासक कौन थे? भारमल थे, और वो करते हैं 1562 में। लेकिन मेवाड़ की बात करें कि मेवाड़ के वह शासक जिन्होंने मुगलों के साथ पहली बार सहायक संधि की थी, तो वो करते हैं अमर सिंह, और अमर सिंह ने की थी 1615 ईस्वी में, याद रखिएगा। और अमर सिंह अपने ही पुत्र कर्ण सिंह के कहने पर यह संधि करते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अमर सिंह। अगला प्रश्न देखें, विषम घाटी पंचानन की संज्ञा, विषम घाटी पंचानन की संज्ञा मेवाड़ के किस शासक को दी गई है? फिर से देखिए, विषम घाटी पंचानन, यहां पर उपाधि पूछी गई है कि विषम घाटी पंचानन की संज्ञा किस शासक को दी गई है, मेवाड़ के किस शासक को दी गई? क्या राणा हमीर को दी गई है, राणा लाखा को दी गई है, राणा कुंभा को दी गई है, या फिर राणा उदय सिंह को दी गई है? तो देखिएगा, विषम घाटी पंचानन, विषम घाटी पंचानन, विषम घाटी जो पंचानन उपाधि है वो है राणा हमीर की। राणा हमीर सिसोदा गांव के जागीरदार थे, सिसोदा गांव के जागीरदार थे, और इन्होंने 1326 में सिसोदिया वंश की स्थापना की थी। मित्रों याद रखिएगा कि मेवाड़ के अंदर गुहिल वंश की 24 शाखाएं थी, जिनमें से 2 शाखाएं राज करती है, रावल शाखा और राणा शाखा, और राणा शाखा को ही सिसोदिया शाखा कहा जाता है। और सिसोदा गांव के होने के कारण इन्होंने सिसोदिया वंश की स्थापना की थी, तो वो की थी आपके 1326 में। इसीलिए राणा हमीर को मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है, मेवाड़ का उद्धारक। याद रखिएगा कि विषम घाटी पंचानन किसकी उपाधि है? तो वो है राणा हमीर की, और साथ ही याद रखिएगा कि मेवाड़ का उद्धारक भी किसे कहा जाता है? तो राणा हमीर को कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा राणा हमीर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न, छठवां प्रश्न, किस मेवाड़ शासक के समय जावर की खानों में चांदी की प्राप्ति हुई थी? यहां पर चांदी की खान पूछी गई, जावर माइंस किसके शासनकाल में खोजी गई है? क्या महाराणा लाखा के समय खोजी गई है, महाराणा मोकल के समय खोजी गई है, या राणा हमीर के समय खोजी गई, या फिर राणा क्षेत्र सिंह के समय खोजी गई है? देखिएगा, जावर माइंस, जावर माइंस, ये जावर माइंस उदयपुर में है, और ये एशिया की सबसे बड़ी चांदी की खान है, एशिया की सबसे बड़ी चांदी की खान। इसकी खोज राणा हमीर, सॉरी माफ करिएगा, राणा लाखा के समय खोज हुई थी। देखिएगा, किसके समय खोज होती है? राणा लाखा के समय, और माइंस का नाम था जावर माइंस या जावर की खान, और खान किसकी है? चांदी की, और एशिया की सबसे बड़ी चांदी की खान क्या होती है? जावर माइंस। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा महाराणा लाखा। अगला प्रश्न देखिए, 7वां प्रश्न, 9 मंजिल के विशाल कीर्ति स्तंभ को, बहुत ही शानदार प्रश्न है ये, यहां पर कीर्ति स्तंभ भी पूछा गया कि 9 मंजिल के विशाल कीर्ति स्तंभ को राणा कुंभा ने अपने किस उपास्य देव को समर्पित किया था? यहां से हमें प्रश्न ये घुमा रहा है हमें कि कहीं ना कहीं बहुत से बच्चों के माइंड में ये है कि कीर्ति स्तंभ, मित्रों याद रखिएगा, कीर्ति स्तंभ विजय स्तंभ का, विजय का ही एक पर्यायवाची होता है कीर्ति, और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। एक होता है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, वो अलग है, और कीर्ति स्तंभ जिसे ही विजय स्तंभ भी कहा जाता है। ये जो विजय स्तंभ है ये 9 मंजिला है, और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जो है वो 7 मंजिला है। ठीक है, तो दोनों अलग अलग है। यहां पर पूछा गया है 9 मंजिल के विशाल कीर्ति स्तंभ को राणा कुंभा ने अपने किस उपास्य देव को समर्पित किया था? तो ये किया क्या विष्णु जी को, शिव, हनुमान जी, या फिर राम को? तो देखिएगा, ये किया था महाराणा कुंभा ने विष्णु भगवान को समर्पित किया था। लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जो जैन व्यापारी जीजा बनाते हैं वो किसको समर्पित है, तो याद रखिएगा मित्रों, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति ये ऋषभदेव
या भगवान आदिनाथ को समर्पित है। इसका जो राइट आंसर है कि विजय स्तंभ किसको समर्पित है, तो वो भगवान विष्णु को समर्पित है। अगला प्रश्न देखिए, 8वां प्रश्न। 1509 ईस्वी में मेवाड़ का शासक कौन था? 1509 ईस्वी के समय मेवाड़ का शासक कौन था? देखिएगा, क्या इस समय महाराणा सांगा थे, राणा कुंभा थे, महाराणा राज सिंह थे, या फिर महाराणा उदय सिंह थे? देखिएगा कौन थे इस समय। देखिए, महाराणा सांगा इनके पिता का नाम था रायमल, महाराणा रायमल। और रायमल की जो मृत्यु है वो होती है 1468 में। जब इनकी मृत्यु हुई थी उस समय महाराणा सांगा जो है वो एक आंख फूट गई थी इनकी, और एक आंख जब फूट जाती है और ये अपने उत्तराधिकारी युद्ध के दौरान, झड़प के दौरान ये श्रीनगर रह रहे थे, और श्रीनगर अजमेर में। यहां जब थे उस समय था 1509। तो यहां पर 1509 में 1509 से लेकर के 1528 तक जो मेवाड़ के बादशाह होते हैं, शासक होते हैं, वो होते राणा संग्राम सिंह। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा संग्राम सिंह। अगला प्रश्न देखिएगा, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहां हुआ था? अच्छा प्रश्न है। क्या गोगुंदा में हुआ था, कुंभलगढ़ में हुआ था, उदयपुर में हुआ था, या फिर चित्तौड़गढ़ में हुआ था? देखिएगा, महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह, और उदय सिंह जी का जब अंतिम संस्कार हो रहा था उसी समय महाराणा प्रताप का गोगुंदा के अंदर राज्याभिषेक होता है। तो इनका जो राइट आंसर होगा वो होगा गोगुंदा। अगला प्रश्न, कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा था? शानदार प्रश्न। युद्धों में मेवाड़ के जो युद्ध है वो पूछे जाते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध के भी बहुत सारे नाम हैं। तो इसी प्रकार से कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा था? क्या हल्दी घाटी युद्ध को कहा था, कोंबलगढ़ के युद्ध को कहा था, दिवेर के युद्ध को कहा था, या फिर गोगुंदा के युद्ध को कहा था? तो देखिएगा, 1582 ईस्वी में दिवेर का युद्ध लड़ा गया, और इसी युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का मैराथन कहा था। युद्ध का नाम हो जाएगा दिवेर का युद्ध, दिवेर का युद्ध। देखिएगा अगला प्रश्न, 11वां प्रश्न, घिंगोली परबतसर का युद्ध 1807 ईस्वी में लड़ा, ये किन किन के मध्य यहां पर लड़ा गया? समय है 1807 और युद्ध का नाम है घिंगोली का युद्ध। देखिएगा, क्या जयपुर और कोटा के मध्य लड़ा गया था? क्या कोटा और उदयपुर के मध्य लड़ा गया, जयपुर और जोधपुर के मध्य लड़ा गया, या फिर जयपुर और भरतपुर के मध्य लड़ा गया? देखिएगा, घिंगोली का युद्ध, घिंगोली का युद्ध। इसका कारण था मेवाड़ के शासक भीम सिंह सिसोदिया की पुत्री, और पुत्री का नाम था कृष्णा कुमारी। कृष्णा कुमारी को लेकर युद्ध होता है, और युद्ध जो है जयपुर के शासक और जोधपुर के शासक अर्थात मारवाड़ और जयपुर के बीच में युद्ध होता है। युद्ध कहां हुआ था? परबतसर में हुआ था, और कब होता है? 1807 में होता है, और युद्ध का नाम था घिंगोली का युद्ध। इसी प्रकरण को कृष्णा कुमारी प्रकरण भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, मारवाड़ का भूला बिसरा नायक किसे कहा जाता है? भूला बिसरा नायक किसे कहा जाता है? क्या राव चंद्रसेन को कहा जाता है, राव गंगा को कहा जाता है, या फिर महाराजा अजीत सिंह को कहा जाता है, या फिर महाराजा सूर सिंह को कहा जाता है? देखिएगा, मारवाड़ का भूला बिसरा राजा या नायक। मित्रों, जब नागौर दरबार लगा था, नागौर दरबार ये लगा था आपका 1570 में। इस समय अकबर के द्वारा राजस्थान के राजाओं से अधीनता स्वीकार करवाई जाती है। इसमें मारवाड़ से उदय सिंह तो दरबार में पहुंचते हैं, नागौर दरबार में, लेकिन जिसे मोटा राजा उदय सिंह कहा जाता है वो पहुंचते हैं, लेकिन चंद्रसेन भी गए, लेकिन इन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की।
अधीनता स्वीकार नहीं की। मित्रों याद रखिएगा, राव चंद्रसेन को ही मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है, मारवाड़ का प्रताप, और इन्हें ही प्रताप का अग्रगामी, प्रताप का अग्रगामी, और इन्हें ही साथ ही कहा जाता है मारवाड़ का भूला बिसरा राजा, जिन्हें हम कभी भूल नहीं सकते। ये है राव चंद्रसेन। तो इसका राइट आंसर होगा राव चंद्रसेन। अगला प्रश्न देखिएगा, गिरी सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया था? शानदार प्रश्न है। गिरी सुमेल का बहुत बार पूछा गया एग्जाम के अंदर। गिरी सुमेल का युद्ध, इसी युद्ध को कहते हैं जेतारण का युद्ध, जेतारण का युद्ध। देखिएगा किस कब लड़ा गया था? जनवरी 1543 में, जनवरी 1544 में, जनवरी 1545 या जून 1545। देखिएगा जेतारण का युद्ध ये लड़ा गया था शेरशाह सूरी एवं मालदेव के मध्य, और समय था 4 या 5 जनवरी 1544। याद रखिएगा 1544। यह वही युद्ध है जिसमें शेरशाह सूरी ने कहा था मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। इसी युद्ध को कहते हैं गिरी सुमेल का युद्ध, और यह लड़ा गया था जनवरी 1544। राइट आंसर होगा जनवरी 1544। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान में मोटा राजा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? मोटा राजा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? मारवाड़ का सूर सिंह, मारवाड़ का उदय सिंह, मारवाड़ का जसवंत सिंह, या फिर मारवाड़ का गज सिंह। देखिएगा अकबर के दरबार में मारवाड़ के शासक उदय सिंह होते हैं, और अकबर के द्वारा ही इन्हें मोटा राजा की उपाधि दी जाती है। याद रखिएगा मोटा राजा कौन थे? तो मोटा राजा मारवाड़ के उदय सिंह थे, और इन्हें मोटा राजा की उपाधि किसने दी थी? तो ये उपाधि दी थी अकबर ने, और इसका राइट आंसर हो जाएगा मारवाड़ का उदय सिंह। अगला प्रश्न देखिए, किस युद्ध में औरंगजेब ने जसवंत सिंह को हराया था? किस युद्ध में औरंगजेब ने जसवंत सिंह को हराया था? देखिएगा औरंगजेब के 4 पुत्र थे, दारा, सूजा, मुराद और औरंगजेब। औरंगजेब के 4 पुत्र होते हैं, दारा, सूजा, मुराद और औरंगजेब। इन चारों भाइयों में उत्तराधिकारी का युद्ध छिड़ता है। हम ऐसे याद रखेंगे ये चारों भाई एक मत नहीं थे, इसलिए जो पहले युद्ध होता है वो होता है धर्मत का युद्ध। एक मत नहीं होने के कारण कौन सा युद्ध होता है? धर्मत का युद्ध। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि औरंगजेब ने जसवंत सिंह को हराया था। कौन से युद्ध में हराया था? तो यहां पर धर्मत के युद्ध में हराया था, और यहां पर जसवंत सिंह जो है वो सहयोग दे रहे थे शाहजहां का। तो राइट आंसर हो जाएगा धर्मत का युद्ध। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देखिएगा, किस राजपूत शासक को राजपूताना का कर्ण कहा जाता है? फिर से देखिएगा, किस राजपूत शासक को राजपूताना का कर्ण कहा जाता है? यह प्रश्न बहुत बार एग्जामों में घूमा है कहीं ना कहीं, क्योंकि कहीं कहीं तो यह भी पूछा जाता है कि देखिएगा किस राजपूत शासक को राजपूताना का कर्ण कहा जाता है। एक प्रश्न आता है कि कलयुग का कर्ण किसे कहा जाता है? कलयुग का कर्ण। आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि कलयुग का कर्ण किसे कहा जाता है। यहां पर प्रश्न आया है राजपूताना का कर्ण किसे कहा जाता है? क्या महाराजा राय सिंह को कहा जाता है, महाराजा जसवंत सिंह को कहा जाता है, महाराणा कुंभा को कहा जाता है, या फिर सवाई प्रताप सिंह को कहा जाता है? तो याद रखिएगा राजपूताना का जो कर्ण है वो महाराजा राय सिंह को कहा जाता है। मित्रों याद रखिएगा ये राय सिंह वही है जिन्होंने बीकानेर में जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। ये राठौड़ शासक बीकानेर के, जिन्हें राजपूताना का क्या कहा जाता है? कर्ण कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, बेली किशन रुक्मणीरी ख्यात के रचयिता किस शासक के दरबारी कवि थे? बहुत अच्छा प्रश्न है। यहां पर
ये भी पूछा गया है ये पुस्तक किसकी है और वो किसके दरबार में रहते थे। तो बेली किशन रुक्मणी ख्यात के रचयिता किस शासक के दरबारी कवि थे? क्या अकबर के थे, महाराणा कुंभा के थे, शाहजहां के थे और विग्रहराज चतुर्थ के थे? देखिएगा बेली किशन रुक्मणी ख्यात। मित्रों ये जो पुस्तक है वो लिखी थी पृथ्वीराज राठौड़ और ये शासक हैं बीकानेर के। इस समय दिल्ली के शासक थे, दिल्ली के बादशाह वो थे अकबर। और मैंने पहले ही बताया था अकबर ने नागौर दरबार लगाया था 1570 में, और 1570 में जब नागौर दरबार लगता है उस नागौर दरबार में बीकानेर की ओर से कल्याणमल जी जाते हैं, जो कि कल्याणमल के दो पुत्र थे, एक था राय सिंह और एक थे पृथ्वीराज राठौड़। और पृथ्वीराज राठौड़ और राय सिंह की नियुक्ति जो है दिल्ली अकबर के दरबार में हो जाती है। तो यहां पर यही पूछा गया है कि बेली किशन रुक्मणी के रचयिता जो थे वो किस शासक के दरबारी कवि थे। तो पहले तो ये याद रखें कि ये लिखी किसने थी, ये लिखी थी पृथ्वीराज राठौड़ ने। और कौन से दुर्ग में बैठ के लिखी थी? वो लिखी थी गागरोन दुर्ग में। लेकिन ये किसके दरबारी कवि थे? तो ये अकबर के दरबारी कवि थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर। अगला प्रश्न देखिए, कच्छावा राजवंश की प्रथम राजधानी कहां थी? कच्छावा राजवंश की प्रथम राजधानी कहां थी? क्या दौसा थी, जमवा रामगढ़ थी, आमेर थी या फिर जयपुर थी? ठीक है, देखिएगा कच्छावा राजवंश की प्रथम राजधानी कहां थी। सबसे पहले देखें कच्छावा राजवंश के संस्थापक कौन थे? दुल्ले राय, जिसे तेजकरण या फिर धोलाराम भी कहा जाता है। मित्रों याद रखिएगा दुल्ले राय, तेजकरण या धोलाराम ये कच्छावा वंश के क्या थे? संस्थापक थे। ठीक है, इनके द्वारा सबसे पहले दौसा को अपनी क्या बनाया जाता है? राजधानी बनाया जाता है। तो ये कह सकते हैं कच्छावा राजवंश की प्रथम जो राजधानी है वो होगी आपकी दौसा। अगला प्रश्न देखिए, कोकिल देव निम्न में से किस वंश से संबंधित है? कोकिल देव निम्न में से किस वंश से संबंधित है? यहां पर कोकिल देव पूछा गया है कि कौन से वंश से संबंधित है। क्या ये गुहिल वंश के हैं, क्या चौहान वंश के हैं, क्या राठौड़ वंश के या फिर कच्छावा वंश के? तो देखिएगा कोकिल देव, कोकिल देव, कोकिल देव ने 1207 में आमेर को अपनी क्या बनाया था? राजधानी बनाया था। याद रखिएगा तो आमेर कहां पर है? जयपुर में है। और जयपुर में वंश कौन सा चलता है? तो यहां पर वंश चलता था कच्छावा वंश। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कच्छावा वंश। अगला प्रश्न देखिएगा 20वां, आमेर का कच्छावा वंश अपने आप को किसका वंशज मानता था? आमेर का कच्छावा वंश अपने आप को किसका वंशज मानता है? क्या कुश का वंशज मानता है, राम का वंशज मानता है या फिर अर्जुन का वंशज मानता है या फिर परशुराम का वंशज मानता है? तो देखिएगा ये जो कच्छावा वंश है, कच्छावा वंश ये अपने आप को कुश के वंशज मानते थे। तो इसका राइट आंसर होगा कुश का वंशज। अगला प्रश्न देखें,